ॐ तदंश्वं शौवर्णियो ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि कृतं भव्यं हि भावय। डिजीज तो उसके पीछे कारण होता है कि हम लोग कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द फेट, प्रारब्ध के साथ बीमारियाँ होती हैं। रोग किसके कारण होते हैं? हमारे प्रारब्ध से होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, पक्का होते हैं, इसको मान के चलिए। साइंस भले इसको माने न माने, लेकिन होते हैं। क्योंकि इफ़ देयर आर ट्विंस, यदि किसी माता के गर्भ में 2 बच्चे हैं, एक को एक सेरेब्रल पाल्सी होती है, एक स्वस्थ रहता है, तो उसका तो कोई नहीं, उसका अभी तो कर्म का कोई बंधन नहीं है, इस जन्म का कोई कर्म नहीं। डेफिनेटली इट इज़ डिस्टाइन, पहले से है, प्रारब्ध का है। तो यदि हम किसी के प्रारब्ध के कर्मों का क्षय करने की कोशिश करते हैं तो उसका भुगतान भी हमको करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इफ़ वी आर टेकिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक एंड someone takes the guarantee of that particular person, यदि वो उस लोन को नहीं चुकाता है तो उसको भुगतान किसको करना पड़ेगा? बट यदि आप ये सोचते हैं कि भाई इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपको कुछ निश्चित रूप से बताऊँ, क्योंकि हम लोग चिकित्सक हैं, प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल मीन्स हम इससे अपना जीवन यापन करते हैं। निश्चित रूप से मैं तो करता हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी किससे चलती है? चिकित्सा के पैसे से चलती है। ठीक से समझ के चलिए, मैं बिल्कुल आपको इतनी गूढ़ बातें बता रहा हूँ, इतना अपना जीवन का सत्य बता रहा हूँ कि जिसको आप यदि रियलाइज़ करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, और नहीं रियलाइज़ करेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि ये तो एक मुझे बात है। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और चिकित्सा को व्यवसाय के रूप में, लेकिन जब हम लोग सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, जब सुश्रुत लोग पढ़ने के लिए गए भगवान धन्वंतरी के पास, तो उन्होंने पूछा कि वाई यू वोंट लर्न द आयुर्वेदिक सर्जरी, शल्य तंत्र क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई अपने सबसे पहले तो हम लोग उन लोगों की का दुख निवारण करना चाहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन जब बीमारी होती है तो अनाथों की तरह उनकी स्थिति होती है कि भगवान बचा लो, कोई भी बचा लो मुझे, इस ढंग से कहते हैं। किसी के पास कितना ही पैसा, खुद डॉक्टर है, लेकिन जब तकलीफ में होता है तो कैसे करता है? वो वैसे ही परेशान रहता है जैसे एक आम व्यक्ति होता है। दूसरी चीज़ क्या उन्होंने लिखा कि हम जन कल्याण के लिए, दूसरा किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं? जन कल्याण। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि प्राण यात्रा के लिए, प्राण यात्रा मीन्स अपने प्राणों की रक्षा के लिए या रोजगार के लिए। तो रोजगार उन्होंने किस नंबर पे रखा? तीसरे नंबर पे रखा उन्होंने। तीसरे दोनों चीज़ों की, भाई कोई भी परेशान है, कभी भी इंस्टेंट वे में आपको कोई भी दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली जस्ट वी हैव टू हेल्प हिम और हर, तो तुरंत उसकी हमें चिकित्सा करनी। कोई भी परेशानी, कहीं कोई कैजुअलिटी होती है, कहीं आपके सामने कोई परेशानी होती है, या फिर दूसरी चीज़ क्या कि हम लोक हित के लिए कि भाई हाँ चलो हमें सेवा का कार्य करना है, या उससे देखिए सेवा यदि आप करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा मिलता है। ठीक है, आप कभी क्वचित मैत्री, कहीं धन मिलेगा, कहीं मैत्री मिलेगी, कहीं ये सारी चीज़ें मिलेगी। तीसरी चीज़ किस लिए कहा कि उन्होंने कि उसमें से हम अपना जीवन यापन सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं, ये नहीं कि लूट के आधार पर। हम लोग चिकित्सा करते हैं, फीस लेते हैं। आई यूज टू टेक फीस, मैं प्रेस्क्रिप्शन की फ़ीस लेता हूँ। पहले हम लोग 50 रुपये से शुरू किया सन 86 में, अब जाके 100 रुपये ज़बरदस्ती लोग को करना पड़ा, क्योंकि वो 50 रुपये का एक्सचेंज नहीं हो सकता था, इसलिए। दूसरी चीज़, इसके बाद कुछ हम लोग जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग सम मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वट एवर वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वट एवर वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर सोर्सेज, हम लोगों ने एक अपना नियम बनाया, एंड जस्ट वी डोनेट इन अवर ट्रस्ट, हम लोग अपनी ट्रस्ट में डाल देते हैं। क्योंकि मैं सैलरीड हूँ, मेरी मिसेज सैलरीड है, तो जस्ट वी आर, हम लोग अपना, और हम लोगों पे किसी की कोई देनदारी नहीं है। ठीक है, किसी की देनदारी नहीं है, कुछ नहीं है, बिटिया भी नहीं है मेरी जिसको हम शादी के लिए हम लोग परेशान हो, तो हम लोग इसलिए फ्री है न, मुझे बहन की शादी नहीं करनी, मुझे किसी चीज़ का कोई लोन नहीं देना है, कोई किसी देयर इज़ नो रेशन, भगवान की कृपा से अभी। इसलिए हम लोग अपना जो भी हम लोग ये इसको खर्च हम लोग कमाते हैं, उसको हम लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि हम इस व्यवस्था को बना सकें। और इस जो छोटा मोटा हम लोग कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, इसी सोर्स से हम लोगों का कार्य करें। ठीक है, लेते हैं हम लोग, जस्ट वी यूज टू टेक द फी। और ऐसा नहीं कि हर किसी से लेते हैं, उसमें हम लोगों के क्राइटेरिया, बहुत सारे लोगों के क्राइटेरिया कि हम लोग कहाँ नहीं लेते, कहाँ नहीं लेना चाहिए। सुश्रुत में लिखा है कि कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, किससे पैसा लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। कोई ब्राह्मण मीन्स, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इस साधु संत है, उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए, हम लोग नहीं लेते। बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल हैं जो हमें लगता है कि बहुत ऐसे, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनसे वैसे नहीं लेते क्योंकि उससे लोग व्यवहार में नहीं लेते। जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं उनसे नहीं लेते। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। तो
ऐसी ही आचार संहिता का पालन हम लोग मर्म चिकित्सा में करते हैं। ठीक है, मर्म चिकित्सा में क्या करते हैं लोग, हम लोगों को देख सकते हैं कि बाहर से हम लोग वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हम अंदर से कितने पवित्र हैं ये हमारी आत्मा जानती है। इसका मूल्यांकन आपको मुझे अपने आप करना, अपना मूल्यांकन, दूसरे के मूल्यांकन की हम लोगों को आवश्यकता नहीं। तो ये जो आचार संहिता का जो सेक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कुछ कहता रहे आपके लिए, उससे आप कभी डिसहार्टेड ना हो, कभी नेवर नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये दूसरे बहुत सारे लोग कुछ कहेंगे, लेकिन उसके लिए हमको अपना मूल्यांकन खुद करना है, दूसरे पे नहीं करना। तो ये जो आचार संहिता की बात हमने की, क्यों हम लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है, रोज़ हम लोग इस कार्य को करते हैं अपने लिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी मिलती है पेशेंट से, उससे हम हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। हमें रोज़ दिखता है कि आदमी मर जाता है, ये ऐसी बीमारियाँ आएंगी जो ठीक नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि यार देखिए क्या कर, मतलब कितना पैसा हो जाए, कितना पद हो जाए, कोई कि आप कुछ कितने सोचते हैं कब बीमार पड़ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए डिप्रेशन की फेज में मनुष्य कभी भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्ट वी हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आवर सेल्फ। दूसरे के लिए नहीं करना है। ये जो दूसरा वाला सेशन जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मर्म चिकित्सा दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन ये वाला सेशन हम लोग करते हैं कि अपने लिए करते हैं। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि मैंने एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे करता है तो उससे पहले क्या करता है, एक लेड एप्रन पहनता है। बिना लेड एप्रन के कभी नहीं। मैं एक्सरे रूम में जाता हूँ, हम लोगों को करना पड़ता है, उसमें IVP करना पड़ता है, कोई रिडक्शन करनी पड़ती है, हड्डी टूटी है, फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल में हम लोगों को करनी पड़ती है। बीइंग ए सर्जन हम लोगों को हड्डी दिखानी है तो फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल में भी करते हैं, तो उस समय भी हम लोग भी लेड एप्रन पहनते हैं। बिकॉज द सेकेंडरी जो रेडिएशन है, जो वहाँ पढ़ के सेकेंडरी रेडिएशन जहाँ पे फोकस पे हमने रेडिएट किया, रेडिएशन करने के बाद वो सेकेंडरी रेडिएशन वो हमारे शरीर में हो सकता है, वो बहुत डेंजरस होता है, दिखाई नहीं देता। ऐसे द सेम थिंग जो जब हम लाइट की वायरिंग में काम करते हैं तो क्या करते हैं, हमें जस्ट वी हैव टू वेयर द ग्लव्स, रबर के ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। यदि हम नंगे पैर लाइन को छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इन सेम वे व्हेन वी आर वर्किंग विद द मर्मा साइंस और द प्राण की ऊर्जा के साथ जब हम लोग इसका खेलते हैं, ये सिंपली प्ले विद द मर्मा से हम लोग प्ले तो करें, जैसे पियानो को उससे प्ले कर रहे हैं वैसे ही तो कर रहे हैं, कीबोर्ड से प्ले कर रहे हैं। यदि कीबोर्ड प्लास्टिक का ना होके यदि सीधे मेटल का होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ही जो ये चीज़ है, इससे बचने के लिए जस्ट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ फिट और प्रोटेक्टिंग बाय द नेगेटिव एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे मरीज हम लोगों को सुबह शाम तक मरीज ही मिलते हैं। वैसे अभी ये बच्चा है जो छोटे, इस बच्चे ने क्या अपराध किया बताइए, इसको बता। यदि वो जो दूसरा बच्चा है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, तो आप ये सोचें कि इस जन्म के कर्मों का फल नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध का एक हिस्सा हो। पूरा प्रारब्ध नहीं होता, प्रारब्ध का एक भाग हमको इस जन्म में मिलता है। वो धीरे धीरे कब किसके प्रारब्ध का कौन सा हिस्सा मिले उसको हम कह नहीं सकते। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। और ये आचार संहिता ये होती है कि जो हमें निश्चित रूप से अच्छी चीज़ों की तरफ हम लोगों को ले जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट क्योंकि आप देखें कि आज की ज़िंदगी में हम लोगों के पास समय नहीं है, देयर इज नो टाइम है, हमारे पास नहीं है। सुबह से हम लोग उठते हैं, अल्टीमेटली जस्ट वी यूज टू गो टू आवर ऑफिस, वी हैव टू गो टू आवर ऑफिस। उसके बाद 24 घंटे में काम करना, 5-6 घंटा सोना, तो ये विशेष साइकिल चलता रहता है। और मैं समझता हूँ दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और बड़ी जितने भी हमारी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें तो आदमी के पास टाइम है। ऐसा ही समय योगी के पास नहीं होता, या जो संत होते हैं, जो ध्यान में होते हैं, उनके पास भी समय नहीं होता। तो हम अपने को फिट, हम इतने लोगों में से कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि योग प्राणायाम या रेगुलर जो कर सकते हैं, कितने लोग करते हैं, इतने लोग करते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि ओनली इट इज़ 30%, बाकी 70% लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, दूसरी अवेयरनेस नहीं है, तीसरी चीज़ दे आर नॉट फिट फॉर द एक्सरसाइजेज। यदि हम किसी से कहें कि भाई आपको आसन प्राणायाम करने हैं, एंड द पेशेंट हैविंग सम ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इन द नीज बैक में, तो वो नहीं कर सकता। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे कहेंगे जॉगिंग करो, तो नहीं कर सकता। तो ऐसी लिमिटेशंस ऑफ एक्सरसाइजेज इज देयर। तो इन दोज कंडीशन व्हाट वी कैन डू द मर्मा थेरेपी और द सेल्फ मर्मा जो हम प्रोसीजर्स करते हैं आचार संहिता के साथ, उसको करते हैं। तो क्या करना है, इनिशियली वी हैव टू सिट इन दिस पोस्चर। ये सबसे बढ़िया पोस्चर होता है, इसको हम कहते हैं सिद्धासन। तो इसमें क्या करते हैं कि ये दिस पोर्शन आप यदि देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये हिस्सा, ये इस देख रहे हैं, ये मेल्यूलस, ये जो एक मीडियल मेल्यूलस होता है, लेटरल मेल्यूलस होता है, ये हमारी टिबिया है, ये फिबुला है। तो इसके ये हिस्सा
दूसरे के हिस्से के पीछे देखिए आप, इसमें बहुत इजी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो ये हिस्सा है ये कहाँ फंसेगा, इसके पास। जिस गुल्फ मर्म को हम कहते हैं ये ठीक हम लोग ठीक से नहीं कर पाते, ये जो अभी आपको बताएंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको हमको करना होता है। तो इसमें क्या करना है, हमको ऐसे लाइक दिस। तो इसको करने से ये कहा जाता है कि योग शास्त्र में कहते हैं कि इसको इस पर बैठने से, हाँ ये आप बैठ लेंगे सीधे, ये यहीं पे फंसेगा इसको यहाँ। तो इसको करने से क्या होता है कि हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका शोधन होता है। इस शोधन के शरीर के शोधन के लिए आप इधर आ जाइए, नहीं कुछ दिक्कत है, इधर आ जाइए, इसका फ्रंट में आ जाइए, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। इधर। तो कैसे करना है, तो इससे करने से क्या होता है, इसको करेंगे आप तो इससे कई चीज़ों की फायदे। ऑल डिजीजेस बिलो द अम्लाइकस, नाभि के नीचे की जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे जोड़ की तकलीफ हो, आपके घुटने का दर्द हो, इसमें क्रैम्प्स आती हो, प्रोस्टेट की तकलीफ हो, वट एवर इट इज बिलो अम्लाइकस फॉर द प्रोस्टेट इट हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इट इज़ ए वेरी सिंपल। इसको यदि हम पद्मासन लगाने के लिए कहेंगे आपको पद्मासन लगाना, तो पद्मासन लगाना क्या इट इज़ लिटिल बिट टफ, हम लोग तो कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि जब हम लोग पद्मासन लगाते हैं तो ये हिस्सा यहाँ पे एक मर्म होता है जिसको हम विटक मारते हैं, तो वो एक अलग इंडिकेशन के साथ वो सिर्फ इसको यदि हम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ उस इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसको सिद्धासन में बैठते हैं तो सिद्धासन में बैठने के बाद ये क्या होता है कि जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर की होती हैं उसका तो शोधन होता ही होता है। और एक यूजुअल प्रैक्टिस में इट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी इसको कर सकता है। इसको उसको करने में दिक्कत होती है, इसको करने में ये हर किसी व्यक्ति को करने में आसान है। अब इसको क्या करना है, आप जब आप थोड़ा सा थक जाए तो क्या करना है, इसको दूसरी तरफ, तो आपको एक तरफ से आपने किया तो ये हिस्सा देखिए, इट इज़ वेरी साइड, इसी साइज का गड्ढा है, ये सब ऊपर वाले ने बड़ी बढ़िया ढंग से इसको बनाया। तो इसको क्या करना है, स्ट्रेट एक ये होना चाहिए, आपका पैर जो है ये बिल्कुल सीधा है, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो जाना चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। और ये एक पैर के ऊपर ये गड्ढे के ऊपर ये दूसरा गड्ढा हमारे ऊपर है। तो ये दोनों चीज़ों को आप चेंज करते हैं तो इट इज़ द पोस्चर फॉर द आचार संहिता की जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए इट इज़ द बेस्ट पोज, क्योंकि ये सबसे सरल, इसमें किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अब इसके बाद क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू कीप योर रेक्टम एनोरेक्टम क्लोज। सबसे पहले किसी भी यौगिक प्रक्रिया के लिए, विशेष रूप से प्राणायाम के लिए, आप जब भी कोई प्राणायाम करते हैं तो क्या होना चाहिए, आपका मूलाधार बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए, मूलाधार बंद होने का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि जैसे हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं और पानी डालते हैं और उसके नीचे छेद होता है तो क्या होगा, जस्ट वो रिटेन नहीं जाएगा। सेम वे व्हेन यू आर डूइंग एनी यौगिक एक्सरसाइज और द प्राणायाम, तो उसमें क्या होगा, इफ़ यू आर नॉट क्लोजिंग द एनोरेक्टम तो यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इट, तो मिले उसका असर पूरा नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस टू क्लोज द एनोरेक्टल पार्ट। तो उसको मूलाधार बंद के लिए क्या करना चाहिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज द मूलाधार। इसको करते हैं हम लोग करते हैं, तो करने के बाद क्या होता है, इमीडिएटली ये रिलीज हो जाता है, तो सेकंड्स में रहता है, सेकंड के बाद फिर रिलीज हो जाता है, फिर रिलीज हो जाता है, आप लगाएंगे। वेरी सिंपल टेक्निक इज देयर, व्हाट वी हैव टू डू, उसको पेट को ऊपर करके जरा अंदर को अम्लाइकस को अंदर करना है, सिंपल। आप मूलाधार पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्या करना, अम्लाइकस को अंदर खींच लीजिए, ये नाभि के हिस्से को अंदर खींचिए, अंदर खींच लीजिए। क्या कहते हैं इसको बेटे, उड्डीयान बंद। क्या करना है आप, उड्डीयान बंद का भी प्रयास मत कीजिए, उड्डीयान के शब्द में आप उलझ जाएंगे, नाभि को सिर्फ अंदर करके क्या करना है आपको, क्योंकि जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस। जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसको आप अंदर कर लीजिए। तो अंदर करते क्या होता है, इट इज ए मैकेनिकल एक्शन, और जब भी हम नेवल को अंदर करते हैं तो अल्टीमेटली कम्स आउट, रेक्टम क्या होता है, अंदर से करते हैं, बिल्कुल इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। अब हम कहें आप मूलाधार को बंद करना, ये करना, वो समझ में नहीं आता। ये क्या होता है, सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, इट जस्ट यू हैव टू अंदर क्या कीजिए, नेवल को अंदर कीजिए, इट कम्स आउट, ठीक है, तो वो अंदर हो जाता है, फिर रिलीज होने लगे, फिर इसको अंदर ट्राई करिए, फिर होने लगे। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, मूलाधार पे ना होके नाभि पे, उड्डीयान बंद पे होना चाहिए। नाभि को बंद कर लेंगे तो ये इट कम्स आउट। तो ये इट इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू कन्वर्ट योर पावर्स इन वॉलंटरी टू इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी को हमने इसमें क्या वॉलंटरी कर दिया, जितने भी इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, जो स्वतः होती है। स्वतः होने का मतलब क्या, हमारी रेक्टम की मूवमेंट स्वतः होती है, हमारी हार्ट की मूवमेंट स्वतः होती है, हमारी पलकों की मूवमेंट स्वतः होती है, लेकिन इनको हम किसमें वॉलंटरी कंट्रोल में रख लेते हैं। ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में हम वॉलंटरी कंट्रोल, एंड वेरी सिंपल।
उसमें कोई प्रेशर नहीं देना, कोई किसी कुछ नहीं करना. इट शुड बी वेरी मच रिलैक्स्ड. द होल बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड. तो प्रॉपर पोजिशन में रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, स्पाइन को इरेक्ट रखिए, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला. कहीं ये ना लगे कि आप कुछ कर रहे हैं. बिल्कुल आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं. बिल्कुल सिंपल, इट शुड बी वेरी सिंपल. आप बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल ठीक है. अब इसके बाद क्या करना है, 2 चीज़ों का अभ्यास और किया जाता है. सांस को लेने का अभ्यास. सांस को लेने की प्रक्रिया क्या होती है? सामान्य रूप से जितने भी योग के आसन प्राणायाम है, ये हड्डियों के आसन है, ये मनुष्य के आसन नहीं है. क्यों नहीं है मनुष्य के आसन? ये हम लोग कुछ विचित्र सी बातें आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि इसको जब हम कंसिडर करते हैं तब हम दूसरे आसनों को समझ सकते हैं. क्योंकि जितने भी आसन हैं वो कभी शलभासन का नाम सुना है, वो शशकासन का नाम सुना है, फिर क्या है मयूरासन है, मत्स्यासन है, मधुतासन है, ये सब पशुओं के नाम है. ठीक है, हलासन किसी आकृति विशेष, लेकिन इसमें कोई मनुष्यासन नहीं. मनुष्य का आसन है नहीं. गर्भासन कहते हैं. गर्भासन किसको कहते हैं? गर्भासन भी क्या करते हैं हम लोग? कान को ऐसे कैसे करते हैं गर्भासन? गर्भासन करके दिखाना, जो पुराना वाला गर्भ में कैसे. एक दूसरा और हाथों को ऐसे ऐसे डाल के पकड़ के पद्मासन में अंदर डाल के गर्भासन ऐसे पकड़ के. हाँ वो गर्भासन. गर्भासन के लिए ऐसे रखते हैं दोनों हाथों को कान पर. लेकिन ऐसा मनुष्य माता के गर्भ में हम लोग रहते हैं ऐसा नहीं. देखिए आसन की परिभाषा लिखी है महर्षि पतंजलि ने कि स्थिरम सुखासन, जो स्थिरता पूर्वक किया जा सके, जो सुपूर्वक किया जा सके. तो ये सारे आसन जो है न तो स्थिरता पूर्वक किए जा सकते, न सुपूर्वक किए जा सकते. इसलिए ये आसन की परिभाषा से बाहर, क्योंकि हड्डियों के आसन है, मनोनिग्रह के लिए, समाधि के लिए, बहुत सारी चीजें. लेकिन स्वस्थ होने के लिए कौन से आसन की जरूरत है? जो मनुष्य के आसन. तो मनुष्य के आसन कौन कौन से? यदि हम गर्भ के आसन की चर्चा करेंगे फिर ये अलग टॉपिक है. इसलिए बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो आसन है उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम 94 लाख कितनी योनि होती है? 84 लाख. तो 83 लाख 99,999 योनि पार करके हम मनुष्य शरीर मिला. अब हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या कर रहे हैं? कुत्ते का आसन, बिल्ली का आसन, आदमी का क्या है? तो आदमी के आसनों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे. ये सारे के सारे आसन हम कौन से करेंगे? आदमियों के आसन करेंगे. तो आदमियों के आसन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वो आसन होता है जो हम माता के गर्भ में रहते हैं. माता के गर्भ में कैसे रहते हैं? आपने पोज सबने देखा होगा. तो इस पोज जिसमें कि हम माता के गर्भ में ऐसे होते हैं, हाथ ऐसे मुड़े होते हैं, सिर नीचे की तरफ होता है, सिर सामने की तरफ, और हाथ ऐसे. इसको हम क्या कहते हैं? गर्भासन. तो गर्भासन इस आसन में हम कितनी देर रहते हैं? लगभग 6 माह रहते हैं. 3 महीने में पूरा डेवलप होता है, फिटनेस डेवलप होता है, और उसके बाद कम से कम 6 महीने हम लोग इस आसन में नियम को. तो ये क्या सबसे कंफर्टेबल जो आसन होता है वो कौन सा होता है? गर्भासन. कभी आपने देखा हो कि हम रात को किसी कमरे में सो रहे हैं, एसी आपने ठंड पड़ने लगी और ठंड बढ़ते ज़्यादा होगी तो हमारा पोषण कैसे हो जाता है? नेचुरल पोषण ना ऐसे चले. यदि कोई हमें मारने आए तो हम कैसे हो जाते हैं? यदि कोई हमें अभी कोई लाठी से मारने आए तो हमारा क्या पोज होगा? ऐसे बचाने का सारा, पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को सिकोड़ लेंगे, सिर को आगे को उठाएंगे, सिर को बचा लेंगे. तो ये गर्भासन सबसे बढ़िया आसन जो है हमारा गर्भासन होता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित. हम माता के गर्भ में 7-6 माह तक निरंतर इसी आसन में रहते हैं. तो सबसे एक पोस्टर कोई भी कंटिन्यूस ऐसा नहीं है जिसमें हम कभी ऐसे बैठे. तो कौन सा आसन है? वो गर्भासन. तो उन आसनों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे विशेष रूप से. जो मनुष्य कौन सा आसन, जैसे हम ये बैठे मनुष्य का आसन, हम सोए हैं तो मनुष्य का आसन, हम यदि मल त्याग करते हुए बैठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं तो मनुष्य का आसन, पैर के ऊपर पैर रख रहे हैं तो मनुष्य का आसन, यदि हम ऐसे बैठे हैं तो ये मनुष्य का आसन. तो सारी की सारी चीज़ें जो दीज आर द ह्यूमन पोस्चर, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन पोस्चर. तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इस ढंग से बैठे. बैठने के बाद सीधे आप सांस का अभ्यास करेंगे, मूलाधार बंद करेंगे. तो सांस को कभी भी रोका जाता है? हम लोग रोकते हैं कभी सांस रोकते हैं? कुंभक लगाते हैं? कब सामान्य प्रक्रिया में लगाते हैं? नहीं, कभी आप हम लोग दैनिक प्रक्रिया में कोई लगाते हैं? कब लगाते हैं? किस काम में लगाते हैं? कभी लगाते नहीं लगाते. सामान्य रूप से हम लोग जब भी सांस डे टू डे लाइफ का हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. ये तो करते हैं. कभी भी हम कुंभक नहीं करते. बहिर्कुंभक की स्थिति होती है, जैसे बोल रहे हैं तो ये बहिर्कुंभक की स्थिति, हम बाहर बोल रहे हैं. तो जब भी हम इमिशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स होता है, इमिशन ऑफ एयर मीन्स जब भी हम बोल रहे हैं तो क्या होगा? इमिशन बाहर निकल रही है. और ये भी बहिर्कुंभक की स्थिति बहुत ट्रांजिटरी होती है. ट्रांजिटरी का मतलब ये जो बहिर्कुंभक की स्थिति है हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या है? ये रेचक की स्थिति.
पूरक हुआ और ये रेचक की स्थिति। रेचक की स्थिति को हम जरा लंबा करते हैं तभी बोल पाते हैं। जहाँ कुंभक की स्थिति आएगी हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी, निकल ही नहीं सकती। हम सांस को रोक लेंगे तो कैसे साउंड, क्योंकि ये वाइब्रेशन किसकी है, हमारी साउंड जो हम हवा निकाल रहे हैं वो वाइब्रेट कर रही है तभी उसकी साउंड। जब तक हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये रेचक की स्थिति है। और रेचक की होने के बाद थोड़ा सा पॉज हम लेते हैं और पॉज लेने के बाद इमीडिएटली जस्ट वी हैव टू इनहेल, तो हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं। तो यूजुअल वे में हमें क्या करना है, सामान्य सांस का अभ्यास करना है। आप जो प्राणायाम करते हो करना है निश्चित रूप से, जो कुंभक करते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में क्या करना, आपको गहरी सांस लेने का अभ्यास होना चाहिए। गहरी सांस लेने का अभ्यास इसको कहते हैं। सांस हमने ली, हम लोग सांस पूरी नहीं लेते। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कॉस्ट होती है, 1000 काफी रुपये, बहुत कॉस्टली है। CNG महंगी होगी, ये क्या कहते हैं, ये महंगी होगी तो ऑक्सीजन महंगी होगी तो ऑक्सीजन तो और महंगी हो गई निश्चित रूप से मैं समझता हूँ। तो हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन है कि वो हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा है, ठीक, लेकिन हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते। जस्ट वी डोंट टेक द प्रॉपर जो इंस्पिरेशन है या प्रॉपर एक्सपिरेशन हम लोग नहीं करते। इनहेलेशन या जो एक्सलेशन है वो प्रॉपर, तो उसकी क्या विधि है, हमें स्टेट लेके बिल्कुल सीधा रखना है, तालना बिल्कुल नहीं। कोई किसी का कोई ये शरीर आपका है, इसमें किसी का जोर जबरदस्ती नहीं, भाई आपने यूज करके खड़े हैं, बैठे हैं, मेरी सांस लेते, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्सेशन। तो जस्ट क्या करना, टेक डीप ब्रेथ। जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं आराम से उसको लेना है। तो इंस्पिरेशन करना है, इंस्पिरेशन करके टेक ए लिटिल पॉज लेके तुरंत इमीडिएट आपको एक्सपिरेशन करना है। एंड टेक, पूरी छोड़नी है सांस, पूरी छोड़नी। इसका नियम है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसकी लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए। 10 अंगुल का मतलब होता है कि नाक से लेकर 10 अंगुल तक। इसको भी हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट से नापने की कोशिश की कि मुंह से छोड़ते हैं तो क्या होता है, फ्लोमीटर होता है ना, तो फ्लोमीटर से यदि हम इसको देखते हैं, फ्लोमीटर होता है मुंह से फूंक फुलाने वाला, लंग की कैपेसिटी देखते हैं। तो नाक में यदि आप उसको लगाई, हम लोगों ने कुछ कोशिश की है कि उसको कैसे जाने, तो उसमें क्या करते हैं, अभी हम जस्ट यू हैव टू टेक ए कॉटन वूल, छोटा सा कॉटन का वूल लीजिए, बिल्कुल एकदम रेशे, और सांस लेंगे तो आपको पता चलना चाहिए जहाँ से हम सांस ले रहे हैं तो हिलती है। तो उसको हम कहते हैं प्रवेशाभ्याम 10 अंगुल प्रवेशाभ्याम, और निकलते समय कितना होना चाहिए, 12 तो 12 अंगुल निकलते समय और लेते समय 10 अंगुल। योगी लोग क्या करते हैं, उनकी सांस की गति बिल्कुल बहुत कम हो जाती है, 4 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, उनकी सांस पूरी लेते हैं, लेकिन वो उतनी ब्लो नहीं करते, टर्बुलेंस नहीं होती उसमें। देयर इज नो टर्बुलेंस इन द इंस्पिरेशन और इन द एक्सपिरेशन, ठीक है। उनकी सांस बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से निकलती है, और उसकी सांस की गति कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 से 18 1 मिनट। कितनी बार लेते हैं हम लोग, 15 से 18। तो हम लोग जो मर्म चिकित्सा में जो प्रेशर देते हैं, अभी आपको बताएंगे टेक्निक, तो हम लोग कितनी बार देते हैं प्रेशर, 15 से 18 बार एक मर्म को दबाते हैं। क्योंकि हमारी सांस की गति कितनी होती है, 1 मिनट। दूसरी चीज़ हम लोग कहते हैं कि हमारी जो मर्म को दबाने का रिद्म होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 72 1 मिनट में। कार्डियक साइकिल जो हार्ट का रेट, जैसे कई लोग प्रेशर में क्या करते हैं, दबाते रहते हैं इसको, दबाते हैं, और फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जब भी हम लंबे समय तक दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें टिश्यू की डैमेज होती है, या वहाँ ऑक्लूजन होता है, या ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, या नर्व पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब हम उसी स्पीड से दबाते हैं जैसे हमारे हार्ट पंप करता है, तो क्या, इट इज़ ए होमोजीनस स्टिमुलस। कैसा होना चाहिए, होमोजीनस स्टिमुलस होना चाहिए। तो होमोजीनस स्टिमुलस की वजह से इसमें मर्म में कोई भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं, इसमें कोई किसी का बनाया हुआ नहीं, ये सब, इसको नेचर को आप देख लीजिए, अपने को देखिए, और जैसा जैसा कहते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, वो मर्म चिकित्सा है, ये सब नेचुरल है। इसमें कहीं भी कोई अननेचुरल नहीं, कोई अननेचुरल टेक्निक नहीं, अननेचुरल डिमार्केशन नहीं, अननेचुरल आइडेंटिफिकेशन नहीं। हम ये कहें कि भाई मर्म यहाँ होता है, ये नहीं, मर्म बता है कि ये यहाँ क्षेत्र में, यदि हम हाथ देखें तो इन 2 हड्डियों के बीच में इतना स्पेस है, बिल्कुल यही कितना, हर कोई नाप सकता है यहाँ पे। यदि हम बीच की उंगली को मोड़े तो हमारी बीच की उंगली यहाँ पे आती है, वहाँ पे एक बार। यदि हम हाथ को कंधे पे रखें तो यहाँ पे एक बार, यदि हम कमर पे हाथ पे रखें तो यहाँ एक बार, ठीक है। यदि सब जगह एक मर्म स्थान है ऐसे बना हुआ कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितने ढंग से ऊपर वाले ने मर्मों को बनाया। इसमें कहीं कोई हम लोगों का डिमार्केशन नहीं कि ये हमने कहा कि ये यहाँ मर्म है तो ये मर्म है, हमारे कहने से कुछ नहीं। ये तो अपने आप, यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ गड्ढा बना, यहाँ देखेंगे तो गड्ढा बना, ये सब बने हुए हैं। यहाँ पे जो सारी चीज़ें, ये जहाँ पे बालों का आवर्त है वहाँ पे सारी एक चीज़, ये सब चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई। तो इसको हम उसी ढंग से यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बातें होती हैं। अब जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की टेक्निक, उसमें क्या करना,
गहरी सांस का अभ्यास करते हैं। गहरी सांस का अभ्यास करते करते क्या होता है कि हम सांस की गति को कम कर देते हैं। सांस की गति को कम करने का मतलब क्या, यदि हम 18 सांस हमें 1 मिनट में लेते हैं और धीमे धीमे हमारी 9 की गति आ जाती है, तो हमें क्या, हमारी उम्र बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र कैसे किसमें होती है, सांसों में होती है। कभी भी हम कहते हैं सांसों की डोर है, हम कहते हैं सांस बंद हो गई, सांस टूट गई, ये क्यों कहते हैं? ये नहीं कहते कि भाई हमारे इतने साल पूरे हो गए, हमारी उम्र पूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। वय और आयु में अंतर होता है। वय किसको कहते हैं? वय कहते हैं आयुर्वेद में 2 शब्द है, एक आयु वर्धन होता है और एक वय स्थापन होता है। वय स्थापन का मतलब होता है हमारी जो वय है, जैसे एक 5 साल के बच्चे की जो आयु होती है उसके हिसाब से जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो यदि वो नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो वय के अनुरूप नहीं है। 25 साल के बच्चे को या 18 साल के बच्चे को कितना वेट का होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, एक जनरल वो है पैरामीटर है। यदि उसके अनुरूप नहीं है तो इसका मतलब वो उस वय के अनुरूप नहीं है। भाई लोग कहते हैं भाई 18 साल के हो गए बच्चे की तरह से दिखाई देते हैं, कई लोग कहते हैं भाई 60 साल के हो गए अभी जवान दिखाई देते हैं, ऐसा है नहीं। तो वय के अनुरूप जो लक्षण होते हैं यदि उनको नहीं होता तो हम वो कहते हैं वय की बात होती है। वय होती है उम्र जिसमें अब होता है। आयु किसे कहते हैं? आयु कहते हैं हमारे जन्म लेने से मृत्यु तक का जो काल होता है उसको शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धारी जीवित नित्य गच्छा में बंधेश पर्याय आयु। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, क्या चीजें? 4 चीजें मिलकर होती है। शरीर है हमारा, इसमें इंद्रियां हैं हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और एक गुहेंद्रिय मन है। शरीर इंद्रिय सत्व, सत्व इसको कहते हैं आत्मा को कहते हैं, सत्व आत्मा, सत्व मन को कहते हैं। तो 10 इंद्रिय और एक मन, एक आदर्श इसमें आ है और उसके साथ आत्मा, इनका जब संयोग होता है तो उसको आयु होती है। इससे बिना आयु नहीं होती, ठीक है। तो वो आयु भी 2 तरह की होती है, हितकर आयु होती है, दुखकर आयु, ठीक है। ये 2 आयु होती है और हम अहितायु को कैसे हितायु में कन्वर्ट करें, यही एक मेन है चिकित्सा का उद्देश्य। यही होता है कि हम कैसे अपनी जो पूरा लाइफ स्पैन उसकी सारी की सारी जो डिजीजेज है उसको कैसे कन्वर्ट करके हम उसको डिजीज फ्री या प्रॉब्लम फ्री लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सारी की सारी चीज़ें। तो इसमें क्या करना, गहरी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते लेते यदि आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप अपनी सांस की गति को घटा सकते हैं, अपने आप घट जाते हैं। 5, 7, 6 हो सकती है और ध्यान की अवस्था में तो ये 1, 2 तक भी हो जाती है। हम लोग करते हैं तो हो जाते हैं। जैसे हम जैसा व्यक्ति कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कोई 2 राय नहीं है कि यदि हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो बहुत आसान। तो उसमें क्या करना, सिंपल हमें सांस लेने का अभ्यास करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्राणायाम नहीं करते, तो कहते हैं कि 1 बार लेना है तो 4 बार रोकना है, फिर 2 बार छोड़ना है, फिर कहता है 1 बार लेना, एक बार के हिसाब से रोकना है, फिर 1 बार छोड़ना। बहुत सारी वो है। और फिर उसके बाद हड्डियों में तो और ज़्यादा उसका कॉम्प्लिकेशन है। भाई इतनी बार रोकना है, कुंभक का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बाह्य कुंभक करना। यदि हम उसको नहीं कर पाते, वो योग्यों की बात है। एक सामान्य गृहस्थ के लिए जो नित्य प्रति दूसरे कार्य को करता है और हमारा खान पान ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों को वो कर सके, हम उस योग्य नहीं, ठीक है। तो हम योग्य नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सामान्य श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। तो सामान्य श्वास के अभ्यास में आप स्पाइन इरेक्ट कीजिए और गहरी सांस लीजिए। तो गहरी सांस लेने से क्या होता है, देखिए जब सांस हम लोग लेते हैं तो सांस हमारी ट्रेकिया में जाती है, दोनों नाकों से हमारी ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ट्रेकिया में गया, ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में चला। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा बढ़ता है जानते हैं? सबसे पहले जो जहाँ टर्बुलेंस होती है बीच का हिस्सा सबसे पहले बढ़ता है। ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा कर्वेचर होती है, ये फिर बढ़ता है। एपिकल पार्ट ऑफ ये जो हमारा के ऊपर का हिस्सा वो नहीं होता, और जो क्रेसिस में होता है, जो हमारी डायफ्राम के पास का हिस्सा होता है, वो भी नहीं होता यूजुअल में। भरता भी है तो वो खाली नहीं होता क्योंकि उसकी एक्सटेंशन की जगह नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है कि जस्ट वी हैव टू फिल ऑल दीज पोर्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो उसमें करना पड़ता है, जब यदि आप लंबे समय से के लिए भरेंगे, कभी आपने गुब्बारे को बुला के देखा, आप जोर से गुब्बारा फुलाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए फूलेगा, लेकिन आप गुब्बारे को फुलाने की क्या स्टाइल है, धीमे धीमे फुलाएंगे तो पूरा गुब्बारा फूलेगा, नहीं तो वो पूरा नहीं फूलेगा। तो आप एक स्टेज में यदि फुलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। यदि आप लंबा सांस लेंगे तो आप पूरे के पूरे हिस्से को आप वो क्या कहते हैं स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपने गहरी सांस लेनी है और पॉज लेके आप एकदम धीमे से उसको छोड़ सकते हैं। इतने अभ्यास से ही बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। देखिए ये डायलिसिस से बेहतर काम करता है। खून को साफ करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज से साफ होता है। जितने भी हमारे मेटाबोलाइट्स हैं दे कम्स आउट थ्रू द नोस्ट्रल्स। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें इन मेटाबोलाइट्स को निकालना है, इसकी गंदगी को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, नाइट्रोजन को निकालना है और
जो एक्सिपियंट्स हैं, एक्सिपियंट्स का मतलब होता है द थिंग्स विच आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नॉर्मल एयर, उसके अतिरिक्त वो भी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में है तो आपको लेनी पड़ेगी, दिल्ली में है तो आपको लेनी पड़ेगी, कानपुर में है तो आपको लेनी पड़ेगी, कोलकाता में है तो आपको लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि वो एक्सिपियंट्स हैं और वो आपको न चाहते हुए भी लेनी पड़ती है। तो उनको कैसे हम यूटिलाइज ना करें, अंदर ना जाने दें और बाहर ही निकाल सकें, तो उसके लिए हमको इस ढंग की प्राणायाम की एक्टिविटी करनी पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा एपिकल पार्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा ये फूलता है। हम गहरी सांस लीजिए तो आप ये फील करेंगे कि हमारा क्लेविकल के ऊपर, ये हड्डी के ऊपर, ये जहाँ हम अंशमान कहते हैं, गहरी सांस लीजिए। जब लास्ट में आप पॉज लेते हैं तो उस पर फील होगा कि भाई अभी हाँ भी हवा बनी है, नहीं तो जब तक यहाँ हवा नहीं, सामान्य हल्की सांस लेंगे तो यहाँ कभी हवा नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस का कारण टीबी किस हिस्से में होती है? एपिकल पार्ट में। ये निश्चित, यदि हम 1000 टीबी के केसों का एक्सरे देखें तो टीबी कहाँ होती है? ऊपर केस। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ एयर। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो इसे सामान्य रूप से इसको करना है। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम किसको कहते हैं? एक प्राणायाम। ये बाम पर ऊपर डान पड़ा रखी तो दोनों एक के बाद एक। स्त्रियों में हम लोग कहते हैं कि पहले बाएं पैर को ऊपर रखेंगे, हम लोग दाएं पैर को ऊपर रखेंगे, लेकिन ये अल्टरनेट आपको अगेन यू हैव टू डू। इसमें शरीर जितना लेते हैं उतना ही, शरीर जितना जितनी देर ले सके, फिर उसके बाद ये अभ्यास हो जाता है। हम लोगों को अभ्यास, हम लोग बैठते तैसे ही बैठते हैं। अब हम लोगों का अभ्यास हो गया तैसे ही बैठते हैं, जब भी बैठते हैं तैसे, क्योंकि पद्मासन लगाते हैं तो दिक्कत होती है। दिक्कत वैसी नहीं होती लगाने में, कोई दिक्कत, लेकिन ये इट इज मोस्ट, और हमें पता है कि इससे फायदा होता है तो इसी को करते हैं। पद्मासन कभी कभी कर लिया, लेकिन हमें फायदा है, पता है कि इससे बहुत फायदा है। 72 जो नाड़ी है सबका 72,000 नाड़ी का शोधन योग में लिखा है इसको, कि इस सिद्धासन को लगाने से 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। शास्त्र में कहीं गलत नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम उसको फॉलो करते हैं, जस्ट हम लोग उसके प्रभाव को भी देखते हैं कि कितना अच्छा प्रभाव उसका होता है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 दिन वैसा पद्मासन लगा के देखें और 10 दिन ऐसे बैठ के देखें, तो डिफ्रेंशिएट आप खुद कीजिए अपने आप से। इसको मेरे बताए से कभी मत कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि भाई इससे कितना फायदा हो। तो हमें कभी जोड़ों की तकलीफ नहीं है। हम लोग दिन भर खड़े रहते हैं, कभी कभी तो इसको भी नहीं कर पाते, तो लेकिन इसमें बैठते तो इससे ठीक करते हैं। हम लोग अपने सारे मर्मों को करने की कोशिश करते हैं कई बार, लेकिन इससे आपको स्वतः ये ठीक हो जाता है। इसको समझना चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है। और ये सुखपूर्वक किया जाने वाला, कैसे है? सुखपूर्वक किया जाने वाला आसन है, और इसको आप स्थिरतापूर्वक भी कर सकते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसमें बैठ सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पद्मासन यदि हम लगा के बैठे तो संभव नहीं है, या कोई और आसन लगा के बैठे तो उसमें इतनी देर तक बैठना सकते। हम लोग ऐसे बैठते, अब आदत होगी, हम लोगों को पता है कि भाई वैसे तो नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे बैठने के ठीक भाई जमीन में कहीं बैठना तो ऐसे बैठना है, तो उससे फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा है हम लोगों को, भाई मुझे एट द एज ऑफ 52 53 हमें पेशाब की तकलीफ नहीं होती, प्रोस्टेट की तकलीफ नहीं होती, होनी चाहिए नहीं होती, जोड़ों में तकलीफ होनी चाहिए नहीं होती। तो ये हम कुछ ना कुछ यही चीज़ें जो फ़ायदा कर रही हैं। और क्या हम लोग खाना हम लोग नहीं खाते बहुत ज़्यादा, तो डाइट एक्सेसिव नहीं लेते, कोई ऐसा नहीं कि कोई हम लोग बहुत सारी अपनी बॉडी की केयर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हमको हेल्प करती है ना, ये जो सबसे सस्ती चीज़ें हो सकती है वो हमको हेल्प करती है, जो सबसे सरल चीज़ें वही हेल्प करती हैं, वही चीज़ें हम लोगों को फायदा करती है। कोई भी आर्टिफिशियल आप फूड सप्लीमेंट लेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, कोई जॉगिंग करेंगे, हम कहते हैं व्यायाम के संदर्भ में एक बात होता है, जो व्यायाम होता है वो व्यायाम क्या है? आजकल समय की बर्बादी है, ठीक। हम लोग अपने घर का काम नहीं करते, हम लोग स्कूटर से या कार से तो ऑफिस जाते, बगल में ऑफिस है तो कार से जाते हैं, और सुबह क्या करते हैं? 1 घंटा साइकिल चलाते हैं इधर उधर ऑफिस। अरे ऑफिस आप जा रहे हैं तो साइकिल से चले जाओ, क्या दिक्कत है? आप एनर्जी सेव कर रहे हैं, आप टाइम सेव कर रहे हैं, अपनी हेल्थ सेव कर रहे हैं। कार में भी जॉगिंग के लिए जाएंगे, क्या फ़ायदा? तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपने संसाधनों का दुरुपयोग। ऐसे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं। अनप्रोडक्टिव होने का मतलब क्या? बाहर तो हम जाके चक्का घुमाते हैं, घर में यदि किसी हम आश्रम में कहें कि यहीं गाय बंधी है, उसका चारा काटना है, तो उसको नहीं काटेंगे, ठीक। यदि हम उसको घर के काम करने लगे तो क्या है? वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। आज हम समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या करते हैं? टाइम एंड अपने संसाधनों। जिम जाते हैं तो कितना घर का काम नहीं करते, घर के काम के लिए हम लोगों ने सर्वेंट्स रख दिया, और वहाँ उसके जिम में जाके के लिए वो काम करेंगे, और उस पर हम क्या कर रहे हैं? उसके सारे जिम में जाके सारे काम कर रहे हैं, ये ऊपर कर नीचे कर रहे हैं, नहीं। तो इसमें क्या प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, और साथ साथ क्या
हम अपना टाइम एंड इसको पैसा। इन सेम वे हम ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं, ये जितनी भी एक्सरसाइज, ये सबसे सरल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ और चीज़ करने की जरूरत है। इनको करेंगे तो आप जितनी भी एक्सरसाइज का जो इट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग ये कहते हैं कि लगभग 20-30 करोड़ लोग एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है और वो लोग रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति नहीं करता। तो वो क्या कर सकता है, वो 2 मिनट का टाइम दे सकता है एंड जस्ट ही कैन परफॉर्म दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो उसमें हम अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, अनुलोम विलोम में जब भी हम सांस लेते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, जस्ट वी यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाएं से लेते हैं और क्या करते हैं, फिर भर के और दाएं से फिर छोड़ते हैं। तो यदि हम इसको यदि मॉडिफाई करें तो हम लोग इसको कुछ और ढंग से कर सकते हैं। ये क्या कीजिए, आप दाएं हाथ को जैसे सामान्य रूप से हम करते हैं, तो आप इसको क्या करना है, इसको हम कभी कभी इसको यदि हम ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको स्कूल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको किसी घर के परिवार के सदस्य बच्चे कहने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, पापा इसको बंद कीजिए। छोटे बच्चे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, तो उसको क्या, उसके लिए क्या करना, आपको ये आप हाथ बंद कीजिए, अभी दोनों नहीं, हाथ मुट्ठी नहीं बंद करनी, अभी ऐसे जैसे हम लोग हाथ बंद कीजिए। ये आपका सामान्य पोज है ना, ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, इस पर कितना प्रेशर होता है इन हाथों पर। कभी देखा, रात को सोते समय यदि हाथ हमारे छाती में आ जाता है तो क्या होता है, सांस रुक जाती है, मुँह से कैसी आवाज़ आने लगती है, तो दूसरा कोई आदमी हमारा सांस हाथ हटाता है तो हम ठीक होते हैं। तो इसकी क्या है, इसमें कई किलो वजन है, 20-25 किलो वेट होता है हाथों होता है, यदि हमें लगता नहीं, लेकिन जब हम छाती पे आता है तो क्या है, ये वेट होता है। अब आप सो के यदि हाथ को रखेंगे तो दिक्कत मतलब महसूस होगी। तो इसमें इसके लिए क्या करना, आप सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और क्या करना, बाएं हाथ से पहले सांस दाएं से लेना, तो आप क्या बाएं से लेना, तो क्या करना, आप दाएं तरफ, फिर क्या करना, आपको बाईं तरफ से दबाया, फिर लीजिए सांस, ये लंग्स का प्रेशर है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप उसके प्रेशर, एक लंग को प्रेशराइज करें। तो इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। तो जो सामान्य उससे नहीं हो सकता, नीचे का हिस्सा खाली नहीं होता, उसको आप कर सकते हैं यदि किसी को फेफड़े की तकलीफ है। और नीचे इसके हिस्से के डायफ्राम, लीवर, लंग, बेस ऑफ द लंग और हार्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है। इसको क्या करना है, आपको पहले कहाँ से लेना है सांस, लेफ्ट से। तो लेफ्ट को खुला छोड़ना है, कि किसको दबा के रखना है, राइट को हमने दबा के सांस ले लें। अब क्या करना, आपको इसको प्रेशराइज कीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, फिर ऐसे ही सांस ले लीजिए, अच्छा छोड़ते हुए ऑल्टरनेट साइड चेंज, फिर उसी से सांस ले लीजिए, फिर दूसरे को वही तो होगा, तभी तो बनेगा। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे आपको दिक्कत हो रही है, आप ऐसे करें, अब ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे तो क्या करना है, ठीक। इन प्राणायामों को आप दैनिक जीवन में कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर। इसके बाद अब दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद कर देंगे, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसे रखेंगे और हाथ को ऐसे निकाल लेंगे। आप ये मुट्ठी कहाँ से ली गई, हमारी हार्ट के ऊपर, नीचे से। मुट्ठी का प्रमाण, ये हार्ट कितना बड़ा होता है, तो मुट्ठी की साइज का होता है। सबसे हम कहते हैं कि हमारा दिल मुट्ठी के बड़ा है, जिसकी मुट्ठी बड़ी उसका दिल बड़ा, जिसकी मुट्ठी छोटी हम लोगों को छोटा दिल मुट्ठी के साइज होता है। ये तो अकॉर्डिंग, ये आपका मेजरमेंट है। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो नाप है ये आपकी, जैसे हम ये बताते हैं ये हथेली कितनी बड़ी होती है, 6 इंच, सब नाप के देखिए, यहाँ से यहाँ तक 16 इंच, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक धूम की लंबाई 12, ये 4 ठीक, ये कान 4, ये सब मुँह 4, ये सब नपा हुआ, सारी का सारा सिस्टम नाप के भगवान ने बना के लिया। तो उसके हिसाब से यदि हम क्या करें, मुट्ठी बांध नाप के देखना, सब बराबर करें किसी का कम नहीं होता। यदि कम है तो या तो एक्रोमेगेली है या कोई बीमारी है, किसी के हाथ लग रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ पर तो एक्रोमेगेली, ठीक। तो ये बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से हर व्यक्ति की लंबाई जैसे 84 अंगुल, और यदि हम ऊंचाई हाथ ऊपर करें तो 120 अंगुल, नाप से लिखा, शुद्ध लिखा है, शास्त्र में कहीं गलत नहीं है। तो वो 84 अंगुल हमारी लंबाई होती है। यदि हम पूरे पैरों की तो हमारी जो इंटेस्टाइन की लंबाई होती है वो 3.5 व्याम, हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 1 व्याम होती है, तो 3.5 व्याम होती है। तो उसको हम ये कहते हैं कि हमारी पूरी इंटेस्टाइन यदि हम नापें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात 3.5, ये सब नपी हुई चीज, एक एक चीज़ नाप रखी है, कहीं किसी ने कोई यहाँ से नाभि से लेके जीपी स्टर्नम तक एक पूरा नहीं, नाभि से लेके जीपी स्टर्नम ये नपा हुआ सब, शास्त्रों में लिखा, हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा। ये नाप पे आपको भी दिखेगा कि भाई ये नपी हुई चीज़ें सब नापी हुई,
कहीं कोई आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना अच्छे ढंग से इसका मेजरमेंट करके इस मशीन को बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट है, तो उसी मेजरमेंट को हम फॉलो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मुट्ठी को बंद करिए और आप इसको देख सकते हैं, ये 4 उंगलियां हमारी होती हैं, 4 उंगलियां होती हैं। तो हमारी 2 पसलियों के बीच की जगह कितनी होती है, वो इतनी होती है। 2 रिब्स है, 2 रिब्स की जगह इंटरकॉस्टल स्पेस इतना होता है, ठीक है। तो आप क्या करना है, ये तो अभी हम लोगों ने कोट पहना हुआ, तो क्या करना, ये जब भी हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, ये खोल लेते हैं। लूज कपड़ों में मुझे तो इसलिए आना पड़ा कपड़ों में, तो इसके बाद कंटिन्यूस करना है, नहीं तो हमें कुर्ते पहनते हैं या लूज कपड़ों में लोग आए वो इट इज़ बेटर। तो ये क्या करना, दाएं हाथ की मुट्ठी को ऐसे रखिए, और जब हम ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी उंगलियां हैं ये इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, आपको गहरी सांस लीजिए ना, इसको पहले दाएं हाथ की मुट्ठी बांध लीजिए, इसको नीचे से निकालिए, आराम से देखिए जैसे हम लोग करते हैं रोज। इसमें कहीं कोई आर्टिफिशियल नहीं करना, ये तो रोज पता नहीं दिन में कितनी बार हम लोग रखते हैं। ये यहाँ से निकालो अंदर से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आराम से ऐसे पकड़िए मत उसे, आराम से बिल्कुल लूज इसे रखते हैं जैसे हम लोग खड़े रहते हैं वैसे। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये तो जो हम लोग रोज अपने से होता है उसको देखना, ये देखिए ये एक्सरसाइजेस नहीं, ये तो जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आप गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल ऐसे तनाव नहीं है, कमर को ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं देना, गहरी सांस लीजिए। और सांस लेते समय ये हाथ हमारा लूज होना चाहिए। गहरी सांस लेने के बाद छोड़ते समय इसको पूरी जो हमारी आर्म है यहाँ से यहाँ तक, दोनों 2 आर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एल्बोज, हमको पूरा का पूरा प्रेशर, वी हैव टू गिव द फुल प्रेशर, इसको पूरा प्रेशर करके हमें इसको खाली करना है, अपने जो हमने सांस भरी उसको खाली करना है। खाली कैसे करेंगे, इसके प्रेशर से। तो जब भी हम ये प्रेशर देते हैं तो ये क्या होता है, ये उंगली इसका प्रेशर हम कहाँ पड़ता है, हार्ट में पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं इट इज कार्डियक मसाज। जब भी आदमी बेहोश होता है या आदमी की स्थिति खराब होती है, जैसे कल बता रहे थे माइकल जैक्सन मरा, तो क्या करना पड़ा उसे, कार्डियक मसाज है। कार्डियक मसाज की व्हाट इज द टेक्निक, हम लोग क्या करते हैं, पाम को उसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद इसको पाम से इसको देते हैं, क्योंकि इसी साइज का हार्ट होता है। हार्ट कितना होता है, इस साइज का होता है, तो इस साइज का हार्ट होता है, तो उसको ऐसे ही दिया जाता है कार्डियक मसाज। अब हम रोज कार्डियक मसाज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमें स्वस्थ रहने के लिए हार्ट को स्टिमुलेट करना। तो हार्ट को स्टिमुलेट करना वैसे भी करते हैं, आप जाने अनजाने में करते हैं, वैसे नहीं करते, आप जाने अनजाने में करते तो ही हम लोग दिन भर, लेकिन जब हम जान के करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उस पर क्या करना, इंटरकॉस्टल मसल्स में आप ये उंगलियां फंस जाती है बीच में, रिब्स के बीच में, आप हाथ को ऐसे रखते हैं और गहरी सांस जब हम लोग लेते हैं, लेने के बाद इसको छोड़ते हैं। तो किस चीज़ में फ़ायदा करता है, ये डायफ्राम, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा एब्डोमेन और थोरैक्स है, इट इज़ डिवाइडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ डायफ्राम। ये और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम ऐसे होता है, स्लांटिंग वे होता है, दोनों तरफ ऐसे होता है, एक तवा जैसे उल्टा रखा हुआ है, एंटीरियरली थोड़ा आगे है जीफी स्टर्नम के बाद, पोस्टीरियरली थोड़ा पीछे है, एंड साइड बाय साइड इट इज़ थोड़ा कर्व है, तो बीच में क्रेसेस बनती है, एक तरह के पाउचेस बनते हैं, एक पाउच इधर बनता है, पाउच इधर बनता है, तो उसमें हमारे लंग्स फिट हो जाते हैं। लंग्स फिट होते हैं, तो लंग्स के उस पर हार्ट भी रखा है ऊपर एक, तो इससे क्या होता है कि हार्ट बेसल पार्ट ऑफ द लंग, डायफ्राम, एंड उसके नीचे हमारे लिवर होता है, इसका बीच में स्टमक होता है, पैंक्रियास होता है, और इधर स्प्लीन होता है। इन सबकी इससे बढ़िया एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सिंपल। तो एक चीज़ से हम अपनी इन सारे ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं, और सारी की सारी मोस्ट ऑफ द डिजीजेज इन्हीं ऑर्गन से संबंधित होती है। किससे होती है, हार्ट से संबंधित हो सकती है, लिवर से संबंधित हो सकती है, बाकी तो नीचे और दूसरी चीज़ है, इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितने कि ये ऑर्गन्स है। चाहे वो हमारा लिवर हो, लिवर खराब होता है, हमारा क्या कहते हैं पैंक्रियास में दिक्कत हो सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सिर्फ इस एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं सुबह शाम। और इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये कभी भी जब भी करना है तो आपको क्या करना, खाली पेट करना। खाली पेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब भी हमारा स्टमक में फूड होगा, आप प्रेशराइज करेंगे तो इट विल कम आउट, तो उससे वॉमिटिंग हो सकती है और दिक्कत हो सकती है, या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको आप खाली पेट हमेशा करें। जो भी देखिए इवनिंग में क्या होता है कि जब हम 2-1.5 घंटे के बाद पेट खाली होता है स्टमक, इट गोज इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटम एंड पासेज इनटू द इलियम, एंड इलियम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोर कहाँ होता है, जो फीकल पिक्चर है वो स्टोर कहाँ होता है, सब लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है, तो फिर हमारे स्टमक में कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर कोलन को क्रॉस कर गया, सीकम में आ गया, इट इज़ ऑल, ये तो स्टोर हाउस में पहुँच गया। जब एटलीस्ट 1.5 आवर
1.5 घंटे में वो जर्डिनम को क्रॉस करता है, सेकंड पार्ट ऑफ जर्डिनम को क्रॉस करके इट एंटर्स इनटू द इलियम। अब इलियम से जाने के बाद इलियोसिकल जंक्शन में जाता है और इलियोसिकल जंक्शन के बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन में पूरा कॉलमाइज होता है, कॉलम के रूप में रहता है, इट इज इन द फेज ऑफ कॉलम, और थोड़े थोड़े बोनस के रूप में इट कम्स आउट। ठीक, तो उसमें वाटर का जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी और कुछ बाइकार्बोनेट्स और ऐसी चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होती है। रिमेनिंग पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सब एब्जॉर्ब होता है। जब भी हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन की चीज़ें होती हैं। इसमें से जो भी फूड के जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे कम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम द वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जब वो फीकल मेटेरियल हो जाता है तो चला जाता है तो उस समय आप कर सकते हैं। तो स्टमक खाली होने की फेज 1.5 घंटे के बाद आती है। हम सामान्य रूप से 1.5 से 2 घंटे में हमारा स्टमक में जो फूड मटेरियल है इट गोज इनटू इट प्रोसेस थ्रू द पाइलोरस से क्रॉस होकर छोटी आंत में चला जाता है। तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज करनी है। इसको हम 7 बार करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुओं का मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। तो 7 धातुएं होती हैं, उनकी सबकी अलग अलग बीमारी होती है। यदि एक धातु में कोई तकलीफ है तो कुछ बीमारियाँ होंगी। रस में, रक्त में किसी के खून में नहीं बनता, बहुत सारी ऐसी तकलीफ है। किसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, किसको माइक्रोसाइटिक हो सकता है, किसी का लॉस ऑफ क्रिएटिनिन काउंट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो खून की वजह से होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इसमें एक एक बार हम इसको दबाते हैं और मन में संकल्प करते हैं कि हमारे जो रस में जो धातु की से होने वाली बीमारी है वो खत्म हो जाए। वो हमने अपने किताबों में लिखा है कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो उससे उन बीमारियों के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो 7 बार इसको आप एक्सरसाइज कीजिए, 7 बार इसको रिलीज कीजिए। तो इससे 7 बार में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी सबका शोधन हो जाता है। इसके बाद ये डेली करते हैं, हम लोग करते हैं। 7 बार से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 8 बार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। स्वमर्म चिकित्सा 3 बार। मर्म का ये क्या कहते हैं, जो प्राणायाम है वो किसी भी पूजा में 3 बार प्राणायाम करने का। आप पूजा करते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, वो प्राणायाम स्त्री खुद नाक का हाथ लगवा लेते हैं, छुट्टी करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन क्या करना चाहिए, किसी भी संकल्प को करने से पहले प्राणायाम किया जाता है। कोई भी संकल्प लेते हैं ना पूजा के लिए, कहते हैं कि आप मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो उससे पहले क्या कहते हैं कि 3 बार प्राणायाम करना। ये नियम है। ये तो त्रिकाल संध्या में इसमें सारी की सारी चीज़ों को इन्कॉर्पोरेट किया और उसको इसलिए किया था कि हर व्यक्ति प्रतिदिन करे। लेकिन अब हम लोग साल में कभी एक बार पूजा करते हैं और उसमें दिक्कत होती, कभी एक बार बंद करते हैं। लेकिन प्रतिदिन यदि त्रिकाल संध्या करते थे जो व्यक्ति, उनके लिए स्वमर्म चिकित्सा इस आचार संहिता की आवश्यकता ही नहीं। तो स्वतः होती होती, ठीक है। तो उनके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है जो कभी कभी करते हैं। इसलिए 2 मिनट का समय हम इसमें दे सकते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे ऑफ एनी एक्सरसाइज। इसको हम कहते हैं शॉर्टकट की टू द एनी एक्सरसाइज। जिम जाते हैं तो कितना समय लगता है? आधा 1 घंटा लगता है। आने जाने का समय अलग, वहाँ एक्सरसाइज का समय। पहले वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आप वहाँ बैठेंगे, तुरंत वहाँ निकल के नहीं आएंगे, पसीना आ रहा है तो नहीं आएंगे। तो 1-1.5 घंटा तो आपको वहाँ लगता है। फिर यदि 1 घंटे का डिस्टेंस आपको जिम तक जाने में लगता है तो लगभग इट्स ए मैटर ऑफ 2 और 3 आवर्स, 2-3 घंटे का कम से कम समय। और इसमें क्या आपको कहीं भी बैठना है, कहीं भी बैठ के 2 मिनट का, इट टेक्स ओनली 2 मिनट एंड देयर इज नो, कोई खर्चा नहीं, कोई आपका गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं, कोई टाइम की मतलब बाइंडिंग नहीं है एंड देयर इज नो, कोई पैसा नहीं, कॉस्टलेस एंड वैल्यू बेस्ड। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टलेस एंड वैल्यू बेस्ड। वैल्यू कॉस्ट हम ये तो जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो क्या है? कॉस्ट बेस्ड। नहीं कॉस्ट बेस्ड करेंगे तो नुकसान होगा। अब हम लोग यदि मैं क्लिनिक 4 दिन बंद रखूँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जिसने आना हुआ है, हम लोग जब चिकित्सा के लिए अपने टेबल पे बैठते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पास कोई बीमार ना है, खानी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बीमार मेरे पिता भी पड़ सकते हैं, मेरी माता पड़ सकती है, मेरा भाई पड़ सकता है, मेरा बेटा पड़ सकता है, मैं पड़ सकता हूँ। हम किसी के बीमार होने की कल्पना क्यों करें कि कोई बीमार हो गया हमारे पास? रोजी रोटी को हमें रोटी देने का काम किसका है? ऊपर वाले का है। ठीक समझ रहे? तो कभी भी इस भाव से यदि हम बैठेंगे कि हम तो बैठते ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान बीमार हो, ठीक है, तो रोजी पे बैठे, वो रोजी नहीं है हमारी, रोजी तो ऊपर वाले के हाथ। ये चिकित्सा का एक, आप इसको व्यवसाय समझिए, आप इसको दूसरे ढंग से भी समझिए। व्यवसाय दिख सकता है, बाहर से व्यवसाय दिखेगा, निश्चित रूप से व्यवसाय का भाई मैं मरीज देख रहा हूँ तो व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय के अंदर वो कौन सी भावना समाहित है जो हमें इन कार्यों के लिए प्रेरित करती है? और निश्चित रूप से वो ईश्वर की अनुकंपा है जिससे कि हम लोग इन कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं।
तो यदि नहीं होंगे तो यदि देखिए इस मरीज चिकित्सा को हम लोग कुछ नाम देके इसको बेच सकते थे, बहुत अच्छे ढंग से बेच सकते थे। इसके पीछे बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, बहुत अच्छी अर्निंग इससे हो सकती थी। बहुत सैकड़ों सेंटर्स एक बार में खोले जाते और स्पेसिफिक चीज़ों का ट्रीटमेंट लेके उसको पैसे लेके किया जाता, तो उसमें भी कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते थे। पेटेंट कराया जा सकता था, इसकी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन नहीं करने के पीछे क्या उद्देश्य? सिर्फ ये उद्देश्य कि ये हम लोगों का नहीं है, ये किसका है? ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है और ये उसी के निमित्त है। और ये जो हम लोगों का सारा काम है वो हम लोगों का डेडिकेशन किसके? हमारे गुरु के प्रति डेडिकेशन है, उनका बताया हुआ काम है, उनके नाम पे हम लोग आज भी कर रहे हैं और जिंदगी भर उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को सारा का सारा जो काम है अच्छा बुरा सब उनके निमित्त है। तो इसलिए हम लोग कहीं नहीं, जो लोन वाली बात थी जहाँ उसमें हम लोग नहीं है, ठीक है, हम लोग क्यों नहीं, वो हमारा काम है, हम उनके कारिंदे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो नफा नुकसान उनका वो बोलेंगे, हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक लीजिए, इससे समझ लीजिए बात। ये इसलिए हम लोग उसके बीच में जो प्रारंभ किए उसमें यदि आप इस भावना से करते हैं कि मेरे करने से ठीक होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके करने से हम अपना, यदि हमें करने से तो हम अपना हाथ नहीं उठा सकते, दूसरे का क्या उठाएंगे? उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। हम अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते, दूसरे की रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम अपने, तो इस भावना को यदि आप जिस दिन आप समझ लेंगे, ये ट्रांजिटरी वर्ल्ड है। प्रतिदिन हम लोगों को हमारे गुरुजी कहते थे कि अपने को चिता पे लेटा हुआ महसूस करो प्रतिदिन, और प्रतिदिन महसूस करना चाहिए कि हम लोग चिता पे लेटे हैं, और चिता पे लेटे हैं तो क्या होगा? फिर उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं, पता लगता है कि भाई चाहे कौंटी चड्ढा हो चाहे कोई हो, कुछ नहीं होगा। आप समझ लीजिए। तो हम लोगों को गुरुजी ने ऐसी चीज़ हम लोगों को बता रखी है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें लगती है कि हाँ जितनी देर ये चीज़ें मुँह से निकलती रहें, जिस दिन बंद हो जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं, उसका भी कोई गम नहीं, ठीक, समझ लीजिए इस बात को। बहुत इट इज़ वेरी क्लियर, ये कहने की बात है नहीं, ये महसूस करने वाली बात है, और सचमुच यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि भाई अभी एक मरीज ठीक है और तुरंत खत्म हो गया, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कोई कहे कि भाई बाला साहब ठाकरे को बचा सके, कोई नहीं बचा। लीलावती, मैं लीलावती में भी जाता हूँ हॉस्पिटल, उसकी वहाँ कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कितने बड़े बड़े लोग आते हैं जो एक कमरे का 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए एक दिन का किराया देते। गरीब आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं बचते। तो सुश्रुत ने इसीलिए लिखा कि जो सब तरह से होने के बाद, सब तरह से संपन्न होने के बाद भी अनाथों की तरह बीमार होते, वो रुदन करते, परेशान होते, तो उनकी चिकित्सा भी जरूरी, कोई भी कैसा नहीं है, इमरजेंसी। दूसरा क्या? फिर जन सेवा, और तीसरा फिर कि अपनी प्राण यात्रा तीसरे नंबर पे है कि उसका यदि हम इनको काम को करेंगे तो रोटी तो कोई भी दे देंगे, हम कहीं जाएंगे कहीं रोटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप उसकी चाह मत कीजिए, रोटी तो मिलनी ही मिलनी है, तय है ये। मैंने आज तक एक दिन ऐसा नहीं देखा, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भूखे कभी नहीं सोए, उठे जरूर है, भूखे उठे जरूर है, लेकिन भूखे सोए कभी नहीं, नेवर, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं होता। तो यदि हम लोग इसको करते हैं, तो इस भावना से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होता है। तो ये भावना हम अपने मन में रखते हैं, भले कोई उसको महसूस करे ना करेंगे।